हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम लोग इसी का पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए टोटल 15 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिसमें पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन देखा, एनालिसिस उसका। उसके बाद बाकी 5 शिफ्ट के क्वेश्चन आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बाकी तीसरा पार्ट में इसका खत्म हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले 26 नवंबर 2024 शिफ्ट 3 में पूछा गया कौन सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्न कथन के लिए सही नियम का चयन करना है, ठीक है। क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है। ये जान लेते हैं इसके बारे में कि देखिए द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का क्या होता है, ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। यह जो नियम है वो एंटोनियो लेवेजियर के द्वारा 1789 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। फिर जान लीजिए कि यह जो क्लासिकी भौतिकी और रसायन विज्ञान का एक मौलिक सिद्धांत भी है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों का कुल जो द्रव्यमान होता है उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यह जो नियम है वो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने और रस समीकरण नीति को समझने में भी मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी दिए गए माध्यम में किसी वस्तु के लिए परनोद टी और दाब पी और क्षेत्रफल ए के बीच संबंध बताना है। तो यहाँ पे देखिए टी इक्वल टू होता है पी मल्टीप्लाई ये होता है, ठीक है। ये होता है टी इक्वल टू पी, ये होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे। जान लीजिए कि देखिए जो परनोद होता है ना, एक बल होता है जो क्या होता है किसी विशिष्ट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल यानी कि कार्यरत दबाव यानी कि पी के ऊपर लगा जाता है। परनोद का जो सूत्र होता है दाब और क्षेत्रफल के गुणनफल के द्वारा निकाल सकते हैं हम लोग। यह जो संबंध होता है इंगित करता है कि दाब या क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ परनोद बढ़ता है। दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर बल के रूप में परिभाषित किया जाता है और जब क्षेत्रफल से गुना कर दिया जाता है तो कुल बल या फिर परनोद देता है। इस संबंध का समझाना तरल गतिकी और वायु गतिकी जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण है, जहां दाब और परनोद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि फेरस सल्फेट को गर्म करने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो देखिए क्या होता है, तो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पे गर्म करने पर जो फेरस सल्फेट होता है वो फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। इसमें शामिल रासायनिक अभिक्रिया में देख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। और यह क्या है, एक तापीय अपघटन अभिक्रिया है, जिसका उदाहरण यहाँ क्या है, एक यौगिक गर्म होने पर सरल पदार्थ में टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड एक ठोस होता है जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसें होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड होता है जो वायुमंडल में विमुक्त होने पर अम्ल वर्षा में योगदान कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन है जो सोडियम कार्बोनेट के बारे में गलत है, ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है कांच, साबुन और कागज उद्योग में करा जाता है, ये तो सही है। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग है बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिकों के निर्माण में करा जाता है, ये भी सही है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पेट में अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करने के लिए करा जाता है, ये गलत हो जाएगा। फिर देखिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरेलू उद्देश्यों के लिए शोधन अभिकर्मक के रूप में करा जाता है, ये भी सही है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन 3 तक गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि फ्लेमिंग के ओम हस्त नियम में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को निरूपित करता है, ये बताना है। तो देखिए ये विद्युत धारा की दिशा को इंगित करता है। जान लीजिए कि फ्लेमिंग के ओम हस्त नियम का जो उपयोग है चुंबक क्षेत्र में धारावाही चालक के द्वारा अनुभव किए गए बल की दिशा निर्धारित करने के लिए प्रयोग करा जाता है। फ्लेमिंग के ओम हस्त नियम के अनुसार अंगूठा बल या गति की दिशा को निरूपित करता है। तर्जनी जो होता है वो चुंबक क्षेत्र की दिशा को निरूपित करता है। मध्यमा जो है विद्युत धारा की दिशा को निरूपित करता है। और यह जो नियम है वो आर्मेचर पर कार्य करने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए विद्युत मोटरों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका द्रव के अलग अलग क्षेत्रों के बीच पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल का कार्य करता है। तो देखिए अंतर्द्रवी जालिका ये हो जाएगा। तो जान लीजिए कि अंतर्द्रवी जालिका यानी कि जो ईआर होता है वो कोशिका द्रव के अलग अलग क्षेत्रों के बीच सामग्री के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है। ईआर यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाने वाली झिल्लियों का एक व्यापक नेटवर्क होता है। इसे 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक रफ यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको बोलते हैं, और एक एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है इसको। यह जो रफ ईआर होता है यानी कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन के संश्लेषण और प्रसंस्करण में शामिल होता है, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो लिपिड संश्लेषण और विसहरण के लिए शामिल होता है।
यहाँ पे जान लीजिए जो ईआर प्रोटीन के परिवहन और संशोधन के लिए महत्वपूर्ण होता है, जो या तो कोशिका द्वारा स्रावित होते हैं या फिर कोशिका झिल्ली में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से तो देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, तो इस नेत्र दोष को डैश के उपयोग से ठीक किया जा सकता है। तो देखिए इसे उपयुक्त क्षमता के उत्तर लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं हम लोग। जान लीजिए कि वह स्थिति जहां कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है, तो उसे दीर्घ दृष्टि दोष या फिर दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और दूरदृष्टि दोष जो है तब होता है जब नेत्र गोलक बहुत छोटा होता है और लेंस पर्याप्त वक्र नहीं होता है, जिससे प्रकाश रेटिना के पीछे केंद्रित हो जाता है। इस स्थिति को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उत्तल लेंस का जो उपयोग है फोकल लंबाई को समायोजित करने में मदद करता है ताकि पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी धातुएं हैं जो लोहे में मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाती है? तो निकेल और क्रोमियम ये हो जाएगा, ठीक है, निकेल और क्रोमियम। जान लीजिए कि स्टेनलेस स्टील का जो मुख्य रूप से इसके गुणों को बढ़ाने के लिए लोहे को क्रोमियम और निकेल के साथ मिलाकर बनाया जाता है। क्रोमियम को स्टेनलेस स्टील में इसके संक्षारण प्रतिरोध को बेहतर बनाने और एक निष्क्रिय परत बनाने के लिए प्रयोग करा जाता है, जिसमें जंग को रोक सकते हैं इसमें। और निकेल को स्टेनलेस स्टील की कठोरता और मजबूती को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से कम तापमान पर जोर दिया जाता है। स्टेनलेस स्टील अपने स्थायित्व, संक्षारण प्रतिरोध और सौंदर्य उपस्थिति के कारण अलग अलग अनुप्रयोगों में व्यापक रूप से प्रयोग करा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर सीधे गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो द्रव अवस्था में आए बिना वायुमंडल अवस्था में। देखिए जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है इसका फॉर्मूला था CO2, जो कि आमतौर पर एक शुष्क बर्फ कहा जाता है इसको। शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातन करता है, जिसका मतलब होता है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना ही क्या तो सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है। और यह ऊर्ध्वपातन वायुमंडल के दाब पर होता है, जो लगभग 1 वायुमंडल दाब के होता है इसमें। जिस तापमान पर शुष्क बर्फ ऊर्ध्वपातन करता वह 78.5 डिग्री सेल्सियस होता है। शुष्क बर्फ के आसपास का जो दाब कम करने के लिए ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया और बढ़ जाता है इसमें। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो दर्पण के सामने। देखिए अवतल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष और पर परावर्तित किरणें अभिसरित होती है। यह जो बिंदु है दर्पण की सतह से वक्रता त्रिज्या के बराबर दूरी पर स्थित होता है। इसे किरण आरेख में C अक्षर के द्वारा दर्शाया जाता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि रक्त शरीर के बाकी हिस्सों से कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पर छोड़ने के लिए लाता है? तो कुपिकाएं में, ठीक है, कुपिकाएं होता है। जान लीजिए कि कुपिकाएं फेफड़ों में छोटे छोटे वायु कोष्ठक होते हैं जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। वे श्वसन तंत्र के अंत में स्थित होते हैं और श्वसन तंत्र में गैसों के आदान प्रदान के प्राथमिक स्थल होते हैं। कुपिकाओं की भित्तियां अत्यंत पतली होती है, जिससे हवा और रक्त के बीच गैसों का कुशल प्रसारण होता है। कुपिकाएं जो होता है कोशिकाओं के एक नेटवर्क से घिरी होती है, जो रक्त में ऑक्सीजन के स्थानांतरण और रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड के स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करता है। प्रत्येक फेफड़ों में लाखों कुपिकाएं होती है, जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गैसों के आदान प्रदान के लिए एक बड़ा पृष्ठ क्षेत्र प्रदान करता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सी भौतिक राशि उस दर को दर्शाती है जिस पर विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा का क्षय या उपभोग होता है? तो विद्युत शक्ति ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पे विद्युत शक्ति वह दर होता है जिस पर विद्युत ऊर्जा किसी विद्युत परिपथ में व्यय या उपभोग किया जाता है। विद्युत शक्ति की गणना करने का जो सूत्र है P=VI होता है, जहाँ P शक्ति को दर्शाता है, V विभवांतर को और I धारा को दर्शाता है। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं P यहाँ पे क्या ये I²R लिख सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P क्या V²/R लिख सकते हैं। इसको इससे देखिए जो शक्ति होता है इसका वाट में मापा जाता है और 1 वाट प्रति सेकंड खपत की 1 जूल ऊर्जा के बराबर होता है। इसका जो प्रयोग है वो घरेलू उपकरण, औद्योगिक मशीनरी, विद्युत वितरण नेटवर्क सब में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा जीव है जो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है, हाइड्रा। देखिए हाइड्रा छोटा मीठा और देखिए हाइड्रा जो होता है छोटे मीठे पानी के जीवों का एक जीनस होता है जो कि फाइलम निडिया से संबंधित होता है। हाइड्रा में प्रजनन एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है जिसे मुकुलन कहा जाता है, जहां एक विशेष स्थान पर कोशिका विभाजन के कारण एक नया व्यक्ति एक ऊर्ध्व या फिर कलिका से विकसित होता है। कलिका शुरू में मूल जीव से जुड़ी हुई रहती है और फिर एक स्वतंत्र जीव बनने के लिए अलग हो जाता है। मुकुलन प्रजनन का एक अलैंगिक विधि होता है जो अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से जनसंख्या वृद्धि की ओर अनुमति देता है। हाइड्रा यौन रूप से भी प्रजनन कर सकता है, लेकिन इन जीवों में मुकुलन प्रजनन का सबसे सामान्य और नित्य तरीका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि एक गतिमान पिंड एक सीधी रेखा में प्रत्येक सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करता है, तो पिंड किस प्रकार की गति में है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए ये एक समान गति में हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन में हो जाएगा ये।
जान लीजिए कि एक समान गति में एक पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। गति के दौरान पिंड का जो वेग है वो नियत रहता है, और एक समान गति में कोई भी तो त्वरण होता है वो नहीं होता, क्योंकि गति नहीं बदलता है। एक समान गति के उदाहरण में एक सीधी जो सड़क पर स्थित गति से चलती कार शामिल होता है, और यह जो प्रकार की गति त्वरित गति से अलग होता है, जहाँ पिंड की गति समय के साथ बदलता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि 120 ml पानी में 40 ml अम्ल का क्या है, 120 ml पानी में 40 ml अम्ल का विलयन है। आयतन के द्वारा आयतन प्रतिशत की सांद्रता गणना करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। कैसे हुआ, तो फॉर्मूला आता है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बटे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू इसको इनटू मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पे इसको 40 बटे यहाँ पे कितना, ये टोटल कितना होगा, 40 120 160 हो जाएगा, और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में लाने के लिए ये 4 बार में कटेगा, ये 25 बार में 25% निकल जाएगा। तब फॉर्मूला याद होना चाहिए, बड़ा वाला सवाल था, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं, तो मेरुरज्जु में बनते हैं। देखिए प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का एक भाग है। वे उत्तेजना के जवाब में अनैच्छिक और लगभग तात्कालिक गति के लिए जिम्मेदार होता है। एक प्रतिवर्ती चाप में आमतौर पर एक संवेदी तंत्रिका तंत्र, एक अंततंत्रिका तंत्र और एक मोटर तंत्रिका तंत्र शामिल होता है, जो तत्काल प्रतिक्रिया को सुगम बनाता है। मेरुरज्जु एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, मस्तिष्क को शामिल किए बिना प्रतिवर्ती को संसाधित करती है, और इस प्रकार समय की बचत हो जाता है। इसमें प्रतिवर्ती क्रियाएं शरीर को नुकसान से बचाने में मदद करता है, जैसे कि गर्म सतह से हाथ को जल्दी से हटा लेना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि एक कार है, ठीक है, जो एक निश्चित दिशा में एक समान वेग की v से एक बल F के प्रभाव से s दूरी तय करता है, तो समान दिशा में कार्य कर रहा बल के द्वारा क्या कार्य कितना हो जाएगा, तो देखिए क्या होता है, वो Fs हो जाता है, ठीक है, W = Fs। देखिए किसी बल के द्वारा क्या गया कार्य जो है, सूत्र फॉर्मूला था W = Fs, जहाँ S विस्थापन होता है, F बल होता है। उसके बाद एक समान वेग v इंगित करता है, और बल दूरी पर समान रूप से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से किस पौधे में विविध रंगों के पत्ते पाए जाते हैं, तो क्रोटन हो जाएगा, ठीक है, क्रोटन का पौधा में। देखिए विविध रंगों वाले पत्ते वे पत्ते होते हैं जिनमें कई रंग होते हैं, अक्सर सफेद, पीला या अन्य रंगों के साथ हरे रंग के पैटर्न प्रदर्शित करते हैं। क्रोटन पौधे अपने जीवंत बहुरंगी पत्तों के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें सजावटी पौधों के रूप में लोकप्रिय बनाते हैं। क्रोटन के पत्तों में विविधता पर्णहरित, कैरोटीनॉइड और एंथोसाइनिन जैसे अलग अलग रंगों की उपस्थिति के कारण होता है। विविध रंगों वाले पत्तों में कभी कभी पर्णहरित कम हो सकता है, जैसे पत्ते के कुछ हिस्से कम हरे या सफेद भी हो सकता है। विविधता स्वाभाविक रूप से हो सकता है या चयनात्मक प्रजनन और आनुवंशिक परिचालन के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि एक स्पेचुला पर नेपथलीन के जलन से डैश उत्पन्न होता है, तो पीली ज्वाला उत्पन्न होता है। देखिए नेपथलीन जब जलाया जाता है तो पीली ज्वाला उत्पन्न होता है। यह पीली ज्वाला नेपथलीन के अपूर्ण दोहन के कारण होता है। अपूर्ण दोहन होता है क्योंकि ये नेपथलीन एक हाइड्रोकार्बन है और उसमें उच्च कार्बन सामग्री होता है। ज्वाला में पीला रंग आमतौर पर कार्बन कण की काजल की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें तापदीप्त कहा जाता है। और नेपथलीन जो होता है दहन अक्सर ध्यान देने योग्य मात्रा में काजल और धुआं पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जुड़े जल वाहक चैनल बनाते हैं, तो ये वाहिकाएं और ट्रैक्टिस ये हो जाएगा। देखिए जाइलम पौधों में एक प्रकार का संवहन उत्तक है, जो पौधों के शेष भागों में जड़ों से पानी और पोषक तत्वों के संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। वाहिकाएं और ट्रैकिट्स जाइलम उत्तक में प्राथमिक जल संचालन तत्व होता है। वाहिकाएं लंबी नालिकाएं होती है, जो वाहिका तत्वों के इस अंत से अंत कनेक्शन द्वारा बनती है, जिससे कुशल जल परिवहन होता है। ट्रैकिट्स लंबी कोशिकाएं होती है, जिनके नुकीले सिरे होते हैं, जो एक दूसरे का अति व्यापन करते हैं, जिससे उनके छिद्रों के माध्यम से जल की गति होती है। वाहिकाएं और ट्रैकिट्स दोनों में मोटी लिग्निन दीवारें होती है, जो पौधे को संरचनात्मक सहारा प्रदान करते हैं। चलिए अब हम लोग 27 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि चुंबक क्षेत्र के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखिए किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय कंपास द्वारा मापी जाती है, यही सही हो जाएगा। जान लीजिए कि चुंबक क्षेत्र जो है एक सदिश राशि होता है, जिसका मतलब होता है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। किसी भी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा एक चुंबकीय कंपास का उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं हमेशा सीधी नहीं होती है, वे चुंबक के स्रोत के आधार पर वक्रीय हो सकती है। चुंबक क्षेत्र चुंबक के अंदर और बाहर दोनों स्थानों पर मौजूद होते हैं। चुंबक क्षेत्र की शक्ति स्रोत से दूरी के साथ घटती जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि गतिमान पिंड के द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई के समतुल्य होता है,
तो दूरी हो जाएगा। देखिए दूरी एक अदिश राशि है जो किसी गतिमान पिंड के द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दर्शाता है। यह हमेशा धनात्मक होता है जो गति की दिशा पर निर्भर नहीं करता है। दूरी दिशा पर विचार किए बिना यात्रा का पूरा माप देता है। विस्थापन के विपरीत दूरी में सदिश गुण नहीं होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। दूरी विस्थापन के परिमाण से अधिक या उसके बराबर हो सकता है लेकिन कभी कम नहीं हो सकता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 1 केजी भार को जमीन से 2.5 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है तो गुरुत्व त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानते हुए व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य का परिणाम कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ पे एम का वैल्यू दिया है, उसके बाद यहाँ पे एच का भी दिया है और जी का भी दिया है। ठीक है, एम का कितना दिया 1 केजी, एच का दिया यहाँ पे 2.5 दिया है और यहाँ पे जी कितना 10 दिया है। तो फॉर्मूला होता है डब्ल्यू इक्वल टू क्या एम जी एच, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा फाइनली 25 हो जाएगा, 25 जूल हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि आर ओम और 5 ओम के श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध 7 ओम है, यहाँ आर क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए आर जो है 2 ओम हो जाएगा यहाँ पे। देखिए जान लीजिए कि जो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध जो होता है उसको कैसे लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आर इक्वल यहाँ पे R1 R2 R3 से करके लिखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए समतुल्य प्रतिरोध 7 ओम दिया गया है तथा प्रतिरोध में से 5 ओम दिया गया है, अंत यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7 इक्वल यहाँ पे क्या ये R प्लस यहाँ पे 5 इधर आके माइनस कितना 2 हो जाएगा, अंत R इक्वल 2 ओम जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा कि झिल्लीबद्ध कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं तो केवल प्राक केंद्रकी कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, तो केवल प्राक केंद्रकी कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं, ये हो जाएगा। देखिए प्राक केंद्रकी कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांग जैसे केंद्रक, सूत्रकनिका और अंतर्द्रवी जालिका का अभाव होता है। प्राक केंद्रक में एक साधारण कोशिका संरचना होती है जिसमें कोई आंतरिक कोष्ठीकरण नहीं होता है। केंद्रक के बजाय प्राकेंद्रकी कोशिकाओं में एक केंद्रकाभ क्षेत्र होता है जहां उनका अनुवांशिकी पदार्थ स्थित होता है। प्राकेंद्रकी कोशिकाओं में बैक्टीरिया और आर्किया शामिल होता है जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसके अलावा सुकेंद्रकी कोशिकाओं में झिल्लीबद्ध कोशिकांगों के साथ जटिल संरचनाएं होती है जो कोशिका के भीतर कोष्ठीकरण और विशिष्ट कार्यों की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा जानवर पुनर्जनन की शक्ति प्रदर्शित करता है, तो प्लेनेरिया ये हो जाएगा। देखिए प्लेनेरिया अपनी उल्लेखनीय पुनर्योजी क्षमताओं के लिए जाना जाता है। वे अपने शरीर के किसी भी भाग को पुनर्जीवित कर सकते हैं जिससे वे व्यापक जैविक अनुसंधान का विषय बन जाते हैं। यह पुनर्जनन बड़ी संख्या में मूल कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण संभव है जिन्हें नियोब्लास्ट कहा जाता है। प्लेनेरिया न केवल अपने शरीर के अंग बल्कि तंत्रिका तंत्र को भी इसमें मस्तिष्क शामिल होते हैं जो पुनर्जीवित कर सकता है। उसकी पुनर्जननी क्षमता जो होता है वो अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण है, विशेष रूप से विखंडन नामक प्रक्रिया के माध्यम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा ग्राही स्वाद का पता लगाने में मदद करता है, तो रस संवेदी ग्राही ये हो जाएगा। देखिए रस संवेदी ग्राही विशिष्ट संवेदी ग्राही होते हैं जो स्वाद का पता लगाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये ग्राही जीभ, मुलायम तालु और अधजीवा पर पाए जाने वाले स्वाद कलिकाओं पर स्थित होते हैं। स्वाद कलिकाओं में रस संवेदी कोशिकाएं होती है जो अलग अलग स्वाद उत्तेजनाओं जैसे मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी पर प्रतिक्रिया करती है। जब रस संवेदी कोशिकाएं स्वादक पदार्थों द्वारा उत्तेजित होती है तो वे अलग अलग स्वादों की व्याख्या करने के लिए रस संवेदी पथ के माध्यम से मस्तिष्क को संकेत भेजती है। स्वाद का पता लगाना और उनका अंतर करना आहार संबंधी विकल्पों, पोषण और समग्र स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला कथन है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच पृथक्करण की दूरी के स्वतंत्र होता है, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। उसके बाद देखिए दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के बीच पृथक्करण की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये सही है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये भी सही है। यहाँ पे 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो नीचे दिए गए अभिक्रियाओं के उत्पाद को दर्शाता है, तो यहाँ पे ये वाला देखिए MnCl2 Cl2 और 2H2O ये हो जाएगा। यहाँ पे तीनों का फॉर्मेट यहाँ पे यूज हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CaSO4 × 12H2O ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए जिप्सम को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट देखिए जिप्सम को रासायनिक रूप से कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट कहा जाता है, डाइहाइड्रेट, जिसका सूत्र होता है जिसका सूत्र क्या होता है CaSO4 × 2H2O। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करा जाता है तो यह जल के अणुओं को खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O। और इस प्रक्रिया को जिप्सम का निस्तापन कहा जाता है।
प्राप्त यौगिक प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफेद पाउडर होता है जो पानी के साथ मिलाने पर सख्त हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो व्यापक रूप से निर्माण चिकित्सा अनुप्रयोग, कास्ट बनाने के लिए और कला के उपयोग में प्रयोग करा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत का कार्य करता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये हो जाएगा। देखिए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए कोशिका में प्रोटीन बनाने के लिए प्राथमिक सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। डीएनए में सभी ज्ञात जीवित जीवों और कई विषाणुओं के विकास कार्य और प्रजनन के लिए आवश्यक आनुवंशिक निर्देश होते हैं। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के क्रमों को मैसेंजर एमआरएनए में अनुलिखित किया जाता है और इसे राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन में अनुवादित करा जाता है। डीएनए 2 लड़ियों में बना होता है जो एक दूसरे के चारों ओर द्विकुंडलित होता है, इस तरह का शेप में होता है, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद डीएनए प्रतिकृति कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक होता है और यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नई कोशिका को डीएनए की एक सटीक प्राप्त हो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है? तो आयोडीन होता है। देखिए थायरोक्सिन हार्मोन की T4 और T3 थायराइड ग्रंथि में संश्लेषित होता है। आयोडीन जो है इन हार्मोनों के उत्पादन के लिए एक आवश्यक घटक है क्योंकि थायरोक्सिन के प्रत्येक अणु में आयोडीन परमाणु होते हैं। थायराइड ग्रंथि रक्त प्रवाह से आयोडीन को अवशोषित करती है और इसे एमिनो एसिड टायरोसिन के साथ मिलाकर थायरोक्सिन T4 और थायरोडायोडिन T3 का उत्पादन करता है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन का संश्लेषण कम हो सकता है जिसे अवट्टु अल्पक्रियता और घेंघा जैसे विकार हो सकता है। इसमें संश्लेषित प्रक्रिया पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित थायराइड उत्तेजक हार्मोन यानी कि TSH द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें थायराइड जो है स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आहार या आयोडीन युक्त नमक के माध्यम से उचित आयोडीन के सेवन महत्वपूर्ण है। उत्पन्न हार्मोन शरीर में चयापचय दर, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि निम्न में से HNO3 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 63 होता है। देखिए यहाँ पे निकालने के लिए सबसे पहले हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या कितना 1 होगा, नाइट्रोजन का कितना 14 हो जाएगा और ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16 है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन 3 है तो 16 कितना 48 हो जाएगा। 48 और 49, 49 प्लस 14 कितना 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि वायु, जल और क्राउन कांच के अपवर्तनांक क्रमशः N1, N2, N3 है तो इसका क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए ये N1 से ज्यादा N2 होगा, फिर N2 से ज्यादा N3 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि सहसंयोजक आवरण वाले यौगिकों का क्वथनांक कम क्यों होता है? तो देखिए अणुओं के अंदर प्रबल सहसंयोजक आवरण लेकिन दुर्बल अंतराण्विक बल होते हैं, इसीलिए। जान लीजिए कि सहसंयोजक आवरण वाले यौगिकों में अणुओं के भीतर प्रबल सहसंयोजक आवरण होते हैं जो परमाणुओं को एक दूसरे में एक साथ रखते हैं। प्रबल अंतराण्विक बलों के बावजूद ये यौगिक अलग अलग अणुओं के बीच कमजोर अंतराण्विक बल प्रदर्शित करते हैं। दुर्बल अंतराण्विक बलों जैसे कि वंडर वाल्स को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कम क्वथनांक होता है। ये जो यौगिक है आमतौर पर कम क्वथनांक के कारण कमरे के तापमान पर गैसों या द्रवों के रूप में मौजूद होता है। कम क्वथनांक वाले सहसंयोजक आवरण वाले यौगिकों के उदाहरण देखिए आणविक हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 और मीथेन CH4 ये सभी शामिल होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील है? तो ये Mg हो जाएगा। देखिए मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक और आयरन की तुलना में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के प्रति अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। यह जो अभिक्रिया है देखिए जब मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लेता है। और यह जो अभिक्रिया है वो एल्युमिनियम, जिंक, फेरस के तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की तुलना में तेज और अधिक प्रबल होती है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन की तुलना में अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर होता है, जिससे यह अधिक अभिक्रियाशीलता होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अस्पतालों में सिलेंडरों में आपूर्ति की जाने वाले ऑक्सीजन एक संपीड़ित गैस नहीं है, ये ही गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी देखिए आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि CNG का उपयोग होता है, ये सही है। अस्पतालों में सिलेंडरों में आपूर्ति की जाने वाली ऑक्सीजन एक संपीड़ित गैस है, ये भी सही है। गैस की अवस्था में कण अत्यधिक चाल से अनियमित रूप से घूरते हैं, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा विषमांगी विलयन का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे तेल और पानी का मिश्रण ये हो जाएगा। देखिए एक विषमांगी विलयन वह होता है जिसमें घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और आसानी से पहचाने जा सकते हैं। तेल और पानी के मिश्रण में तेल और पानी आपस में नहीं मिलते हैं और अलग अलग परतें बनाते हैं, जो स्पष्ट रूप से एक विषमांगी प्रकृति को दर्शाता है। तेल पानी से कम सघन होने के कारण ऊपर तैरता है, जिससे कि दोनों पदार्थों के बीच एक अलग सीमा बना लेता है।
और इस प्रकार के मिश्रण को भौतिक रूप से पृथक्करण विधियों जैसे कि अवक्षेपण या पृथक्करण फनल का उपयोग करके गलत किया जा सकता है। विषमांगी मिश्रणों के अन्य उदाहरणों में पानी में रेत और अलग अलग अवयवों से मिलकर बना सलाद ये सभी शामिल होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होता है कितना, तो 2 मीटर हो जाएगा। ठीक, इसका देखिए फॉर्मूला ये होता है एफ इक्वल टू क्या r/2 होता है, तो जब इसको क्रॉस इंटू कर देंगे तो हमें कितना फाइनली 2 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सी कोशिका अपना आकार बदलता है, तो अमीबा हो जाएगा। देखिए अमीबा एक कोशिका जीव होते हैं जो अपने आकार बदलने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वे अपने कोशिका झिल्ली को बढ़ाकर स्यूडोपोडिया यानी कि पदार्थ मेथड होता है जो कि झूठे पैर फैलाता है, बनाकर गति करता है और भोजन ग्रहण करता है। आकार में लगातार परिवर्तन उन्हें अपने पर्यावरण में नेविगेट करने में मदद करता है। अमीबा अपने लचीले आकार का उपयोग भोजन के कणों को निगलने के लिए करते हैं, जिसे फागोसाइटोसिस कहा जाता है। उनकी आकार बदलने की जो क्षमता होता है उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होता है, जिससे वे अलग अलग परिस्थितियों के अनुकूल हो सकती है। चलिए अब हम लोग 27 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि पौधों में आंतरिक ऊर्जा भंडार है, तो क्या हो जाएगा, तो स्टार्च हो जाएगा। ठीक है, स्टार्च जो है पौधों में आंतरिक ऊर्जा भंडार है। यहाँ से जान लीजिए कि स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है जो पौधों में ऊर्जा भंडारण के रूप में कार्य करता है। यह ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा एक साथ जुड़े कई ग्लूकोज इकाइयों से बने होते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्टार्च का संश्लेषण करते हैं और इसे आमतौर पर प्लास्टिड में संग्रहित करते हैं। जब पौधे के विकास और अन्य चयापचय गतिविधियों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो स्टार्च को ग्लूकोज अणुओं में तोड़ा जा सकता है। यह एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो जल में अघुलनशील है, जिससे यह ऊर्जा का एक अच्छा भंडारण रूप बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस यौगिक के निर्माण के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो देखिए NaOH + Cl2 ये हो जाएगा। यहाँ से जान लीजिए कि क्लोर क्षार प्रक्रिया का उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH और क्लोरीन गैस यानी कि Cl2 के औद्योगिक उत्पादन के लिए करा जाता है। इस प्रक्रिया में ब्राइन यानी कि NaCl का सांद्र विलयन का विद्युत अपघटन होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड पर उत्पन्न होता है जबकि क्लोरीन गैस एनोड पर उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया कैथोड पर उपोत्पाद के रूप में हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती है। क्लोर क्षार प्रक्रिया एक प्रमुख औद्योगिक प्रक्रिया होता है और अलग अलग रासायनिक उत्पादों के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 न्यूटन की एक नियत बल द्वारा किसी पिंड पर किया गया कार्य 5 जूल है। आरोपित बल की दिशा में पिंड का विस्थापन क्या हो जाएगा, तो ये 1 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है, क्योंकि देखिए विस्थापन का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य बटे बल होता है। ठीक है, यहाँ पे 5/5 कर देंगे तो कितना फाइनली 1 मीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली किसी वस्तु के लिए उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन 0.2 है। यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा कितना, तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका भी फॉर्मूला होता है। यहाँ पे m बराबर क्या होता है, वो होता है ये h1, यहाँ पे h0 होता है। ठीक है, इस तरह का। तो यहाँ पे देखिए फाइनली इसका दिया था, h0 का वैल्यू दिया था कितना, तो यहाँ पे h0 का वैल्यू दिया था 5। ठीक है, ये 5 दिया था। h1 का तो वैल्यू यहाँ पे निकालना है और m का वैल्यू दिया था यहाँ पे कितना, तो 0.2 दिया था। ठीक, 0.2 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना फाइनली 1 हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक R ओम प्रतिरोध की 2 प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होता है, तो कितना होता है, तो 2R हो जाएगा। ठीक है, 2R ओम हो जाएगा, क्योंकि देखिए किसमें इसको ऐड किया गया, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू यहाँ पे R1 + ये R2 + R3 इस तरह का होता है। तो यानी कि यहाँ पे R + R इक्वल टू कितना होगा, तो 2R हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। ठीक है, तो पहला, विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए करा जाता है, ये गलत हो जाएगा। विद्युत चुंबक एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे ना ही 1 और ना ही 2 सही है यहाँ पे।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा विकल्प है जो निलंबन के गुण को प्रदर्शित नहीं करता है। तो देखिए यहाँ पे पहला, निलंबन के कण इससे गुजरने वाली प्रकाश किरण को परिकर्णित करता है, ये तो यहाँ पे सही है। उसके बाद निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, ये भी सही है। निलंबन के कणों को अनावृत आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद निलंबन प्रकृति में अस्थिर है, ये यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन 3 तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निलंबन एक क्या होता है, विषमांगी यानी कि हेट्रोजेनस मिक्सर होता है, जिसका मतलब क्या होता है कि इसके घटक समान रूप से वितरित नहीं होती है। निलंबन में कण नग्न आंखों से देखने के लिए काफी बड़ी होती है। निलंबन जो होता है वो अस्थिर होता है और कण खड़े होने पर नीचे बैठ जाता है। निलंबन के जो कण होता है इसके माध्यम से गुजरने वाली प्रकाश की किरण को बिखरते हैं और एक परिघटना जिसे टिंडल प्रभाव के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। देखिए एक द्विविस्थापन अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन जल विलयन में स्थानों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया प्राय दो आयनिक यौगिक के बीच होती है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बताया गया है, ये अभिक्रियाएं अक्सर अवक्षेप गैस या जल के निर्माण की विशेषता होती है। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं को विपर्यय अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि तंत्रिका तंत्र के अलावा हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय में कौन सा अन्य तंत्र मदद करता है। तो अंतःस्रावी तंत्र ये हो जाएगा। देखिए अंतःस्रावी तंत्र में ग्रंथियां होती है जो सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन का स्राव करती है। ये हार्मोन शरीर के अलग अलग कार्यों जैसे चयापचय, वृद्धि और मनोदशा को नियंत्रित करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र की प्रमुख ग्रंथियों में पीयूष, थायराइड, अधिवृक्क और अग्नाशय शामिल है। हार्मोन रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो लक्ष्य अंगों और ऊतकों तक पहुंचकर अपना प्रभाव डालते हैं। अंतःस्रावी तंत्र शरीर में समस्थिति बनाए रखने के लिए तंत्रिका तंत्र के साथ मिलकर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा वाष्पीकरण की दर को नहीं बढ़ाता है। तो देखिए सतह क्षेत्र में वृद्धि ये तो है, उसके बाद हवा की गति में वृद्धि ये बढ़ा देता है, आर्द्रता में कमी ये भी होता है। ठीक है, यहाँ पे तापमान में कमी ये नहीं होता है। जान लीजिए कि वाष्पीकरण जो होता है वह प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा पानी द्रव से गैस या वाष्प में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। तापमान में वृद्धि आमतौर पर वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है क्योंकि अणु तेजी से गति करते हैं और हवा में निकल जाने की अधिक संभावना होती है। इससे सतह क्षेत्र में वृद्धि एक साथ अधिक अणुओं को वाष्पित करने की अनुमति देती है और इस प्रकार वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। हवा की गति में वृद्धि पानी के वाष्प में संतृप्त हवा को आसपास से हटा देता है, जिससे क्या होता है, अधिक पानी वाष्पित हो जाता है। आर्द्रता में कमी का मतलब होता है कि हवा अधिक जल वाष्प धारण कर सकती है। इस प्रकार वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि जब प्रकाश की किरण पृथ्वी के वायुमंडल में गति करती है तो किस परिघटना के कारण उसका अपवर्तन होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन ये हो जाएगा। देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन प्रकाश किरणों का पृथ्वी के वायुमंडल से गुजरते समय मुड़ना, इसमें अलग अलग घनत्व होती है। यह घटना इसीलिए होती है क्योंकि प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों में अलग अलग गति से यात्रा करती है। जैसे ही प्रकाश एक परत से दूसरी परत में जाता है तो जिसकी गति में परिवर्तन के कारण इसकी दिशा बदल जाती है। वायुमंडलीय अपवर्तन अलग अलग प्रकाशीय घटनाओं जैसे तारों का टिमटिमाना और सूर्य की अस्पष्ट स्थिति के लिए जिम्मेदार होता है। प्रकाश का यह मुड़ना खगोलीय पिंडों की अस्पष्ट स्थिति को उनकी वास्तविक स्थिति से हस्तांतरित करने का भी कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किसमें झिल्ली का अभाव होता है। तो विषाणु में झिल्ली नहीं होता है। देखिए विषाणु अकोशिकीय इकाई है, जिसका मतलब होता है कि इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती है और कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। ये अनुवांशिक पदार्थ के डीएनए या आरएनए से बने होते हैं जो एक प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। विषाणु स्वयं प्रतिकृति नहीं बना सकते हैं और प्रजनन के लिए एक परपोषी कोशिका को संक्रमित करना चाहिए। इनमें सूत्रकणिका, अंतर्द्रव्य जालिका या फिर राइबोसोम जैसी कोशिकांग नहीं होती है जो सुकेंद्रिकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अपनी कोशिकीय संरचना के अभाव के कारण विषाणु को अनिवार्य अंतर कोशिकीय परजीवी माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग है जो सूचना प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखिए दुर्माक्ष अग्र ये होता है। ठीक है, ये दुर्माक्ष अक्ष क्या है, दुर्माक्ष अग्र, इसको
इंग्लिश में बोलते हैं डेंड्रिटिक टिप बोलते हैं, डेंड्रिटिक टिप। देखिए ये जो डेंड्रिटिक टिप यानी कि दुम्राक्ष अंग तंत्रिका कोशिका का वह भाग होता है जो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं या संवेदी ग्राहियों से सूचना प्राप्त करने और प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है। दुर्माक्ष तंत्रिका कोशिका के शाखित विस्तार हैं जो कोशिका शरीर की ओर विद्युत संकेतों का संचालन करती है। दुर्माक्ष अंगों में सिनेप्टिक टर्मिनल के रूप में जाना जाने वाला विशिष्ट संरचना होती है जो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के साथ संचार को सुगम बनाती है। दुर्माक्ष तंत्रिका संपर्क और तंत्रिका नेटवर्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दुर्माक्ष की संरचना और शाखाओं का पैटर्न सिनेप्टिक इनपुट की ताकत और एकीकरण को प्रभावित कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि जब एक खाली बोतल को हवा बंद करके पानी में डुबोया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है तो वह वापस ऊपर उछलता है। ऐसा इसीलिए होता है क्यों? क्योंकि देखिए बोतल पर पानी का जो उत्प्लावन बल बोतल पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा होता है। देखिए जब एक खाली बोतल को पानी के अंदर धकेला जाता है तो यह अपने ही आयतन के बराबर पानी का आयतन विस्थापित करती है। पानी बोतल पर पानी बोतल पर एक ऊपर की ओर उत्प्लावन बल लगाता है जिसे उत्प्लावन कहा जाता है। क्योंकि बोतल हवा यानी कि जो बोतल खाली बोतल होता है वो हवा से भरा होता है, इसीलिए उसका जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से क्या बहुत ही कम होता है। पानी के द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल खाली बोतल पर कार्य करने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से भी ज्यादा होता है। बलों में यह जो अंतर बोतल को छोड़ने पर सतह पर वापस उछलने का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन की संयोजकता क्या होता है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होता है। देखिए कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन एक स्थिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए अन्य परमाणुओं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। सामान्य कार्बन यौगिक में मीथेन CH4 शामिल है, जहां कार्बन हाइड्रोजन परमाणु के साथ 4 एकल आबंध बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार 18 ग्राम जल के अपघटन के बाद प्राप्त ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का सही अनुपात कितना होता है? तो 16:2 होता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, 8 का डबल कितना 16। उसी प्रकार हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका डबल कितना 2। तो यहाँ पे 16:2। कहीं कहीं पे देखिए इसको काटने के बाद ये 8:1 में भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी अधातु द्रव है? तो देखिए ब्रोमीन जो है ये क्या है, अधातु है लेकिन ये द्रव में है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। यह एक हैलोजन है और आवर्त सारणी के समूह 17 में स्थित है। इसका रासायनिक प्रतीक Br है, उसका परमाणु क्रमांक 35 है। ब्रोमीन एक द्रव रूप का रंग लाल भूरा होता है और यह कमरे के तापमान पर भूरे रंग की वाष्प उत्सर्जित करता है। यह अत्यधिक अभिक्रियाशील है और त्वचा के संपर्क में आने पर जलन पैदा करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा जीव विखंडन के माध्यम से अलैंगिक प्रजनन नहीं दर्शाता है? तो केंचुआ हो जाएगा ये। देखिए केंचुआ जो है वो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं, ना कि खंडन जैसे अलैंगिक माध्यम से। प्लाज्मोडियम, अमीबा और लिस्मेनिया अलैंगिक रूप से खंडन के माध्यम से प्रजनन करने के लिए जाने जाते हैं। अमीबा द्विखंडन के द्वारा प्रजनन करता है, जहां जीव 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन के माध्यम से प्रजनन करता है, जहां एक कोशिकीय कई छोटी छोटी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। और लिस्मेनिया भी क्या होता है, द्विखंडन माध्यम से प्रजनन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि वेग परिवर्तन की दर को दर्शाता है? तो देखिए त्वरण, ठीक है। त्वरण का डेफिनेशन ये होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जान लीजिए कि त्वरण को समय के सापेक्ष किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित करा गया है। यह एक सदिश राशि है, जिसका मतलब होता है कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण किसी वस्तु की गति, उसकी गति की दिशा या दोनों को बदलकर उत्पन्न किया जा सकता है। गणितीय रूप से त्वरण समय के सापेक्ष वेग आकलन करता है। क्या कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिकीय नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो अमीबा है, पैरामेसियम है, उसके बाद क्लेमाइडोमोनास ये भी है। ये पौधा नहीं है, पौधा बहुकोशिकीय जीव है। देखिए पौधे बहुकोशिकीय जीव में आते हैं, जिसका मतलब होता है कि वे बहुत सारी कोशिकाओं से बने होते हैं जो अलग अलग कार्यों करने के लिए एक साथ काम करते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका की एक विशिष्ट भूमिका होती है जो पौधे के समग्र संरचना और कार्य में योगदान करती है।
एक कोशिका जीवों के विपरीत पौधों में प्रकाश संश्लेषण, पोषक तत्वों के परिवहन और प्रजनन जैसे अलग अलग कार्यों के लिए विशिष्ट कोशिकाएं होती है। एक कोशिका जीवों के उदाहरण देखिए अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी है। और एकल कोशिका से बने होते हैं जो सभी आवश्यक जीवन कार्य करते हैं। पौधों जैसे बहुकोशिक जीवों में एक कोशिका जीवों की तुलना में उच्च स्तर का संगठन और जटिलताएं होती है। देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन ऊर्जा संरक्षण के नियम को संदर्भित करता है? तो यहाँ पे पहला है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये तो सही है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, ये भी सही है। ठीक है, यहाँ पे कथन 1 और कथन 2 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण का सही संबंध दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? तो हरित लवक ये हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। देखिए हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं और कुछ शैवाल में पाया जाता है और ये जंतु कोशिकाओं में मौजूद नहीं होते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। एक प्रक्रिया जो प्रकाश संश्लेषण को ग्लूकोज में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। हरित लवक में वर्णक क्लोरोफिल होता है जो प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है। इन कोशिकांगों का जो अपना डीएनए होता है और ये कोशिका से स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति बनाते हैं। हरित लवक में एक दोहरा झिल्ली संरचना होती है जिसमें थाइलोकाइड झिल्लियों का एक आंतरिक नेटवर्क होता है जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रियाएं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 10 कूलम आवेश को 5 वोल्ट के विभवांतर के सिरों पर ले जाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? ये 50 जूल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये कार्य यानी कि जो W बराबर फॉर्मूला होता है क्या था, Q इंटू V होता है, जहां पर Q जो होता है आवेश होता है, V क्या था, विभवांतर होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि W बराबर 5 यानी कि 10 कूलम गुना 5 वोल्ट तो कितना होगा, 50 जूल इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए वही बनाया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए यहाँ पे कथन दिया गया। ठीक है, दोनों कथन में कौन सा सही है या गलत है ये बताना है। तो पहला कथन, धारावाही चालक एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ये सही है। चुंबक क्षेत्र के लंबवत गतिमान इलेक्ट्रॉन कोई बल अनुभव नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। बल अनुभव करता है उसमें, यहाँ पे कथन एक सिर्फ सही हो जाएगा। देखिए धारावाही चालक अपने चारों ओर एक चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करता है जो एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। चुंबक क्षेत्र के लंबवत गतिमान इलेक्ट्रॉन लॉरेंज बल नामक बल का अनुभव करते हैं, ये गलत हो जाएगा। धारावाही चालक के चारों ओर चुंबक क्षेत्र की जो दिशा है दक्षिण हस्त नियम उपयोग करके निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, धारावाही चालक के द्वारा जो उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का जो परिमाण धारा के समानुपाती और चालक से दूरी के विकर्मणपाती होता है। विद्युत चुंबक इस सिद्धांत के व्यवहारिक अनुप्रयोग हैं कि एक धारावाही चालक एक चुंबक की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही या गलत है ये बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सही युग्म का चयन करना है। तो गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु का प्रतिरोध बराबर गुरुत्वाकर्षण, ये गलत हो जाएगा। गति की अवस्था में परिवर्तन के प्रति किसी वस्तु का प्रतिरोध ये जड़त्व को दर्शाता है, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। तब देखिए जड़त्व एक वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, विरामावस्था में स्थित वस्तु विराम में ही रहेगा और गतिमान वस्तु गतिमान में ही रहेगा और दिशा में गतिमान रहेगा जब तक कि उस पर कोई क्या हो, बाहरी बल ना कार्य करे। जड़त्व जो होता है वस्तु के द्रव्यमान से सीधे संबंधित होता है, जितना अधिक द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम में एक मौलिक अवधारणा होता है जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व यह बताता है कि गतिमान वाहन में यात्रियों को झटका क्यों लगता है जब वाहन अचानक रुकता है या फिर चलना शुरू करता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे गलत है ये बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभि के चारों दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमता है, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी सही क्या क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन नाभि के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है, ये सही हो जाएगा। परमाणु में एक धनावेशित केंद्र होता है जिसे नाभि कहते हैं, ये भी सही है। परमाणु की तुलना में नाभि का आकार बहुत छोटा होता है, ये भी यहाँ पे सही है। ठीक है, तो गलत सिर्फ यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि धातुओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है ये बताना है। ये गलत कथन के बताना है। तो पहले देखिए धातुएं उष्मा की अच्छी चालक होती है, तो सही है। धातुओं को पतले तारों में खींचा जा सकता है, ये भी सही है। उसके बाद सीसा और पारा तुलनात्मक रूप से उष्मा के अच्छे चालक होते हैं, ये गलत हो जाएगा।
उसके बाद शुद्ध अवस्था में धातुओं की सतह चमकदार होता है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी जो है ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किसी में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग नहीं करा जाता है। तो देखिए अग्निशामक यंत्र में करा जाता है, एरोसोल स्प्रे में करा जाता है, रेफ्रिजरेटर में भी करा जाता है, ग्राइंडर में नहीं करा जाता है। देखिए जो अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि किसी विलियन के कणों का आकार कैसा होता है, तो 1 नैनोमीटर व्यास से छोटा होता है, ये हो जाएगा यहाँ पे। देखिए वास्तविक विलियन में कण जो होता है वो आणविक आकार के होते हैं जिनका व्यास आमतौर पर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। ऐसे छोटे कण नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं तथा प्रकाश को बिखरते नहीं हैं, जिससे विलियन स्पष्ट और समरूप दिखाई देता है। अपने छोटे आकार के कारण इन कणों को बिना छेदे छोड़ देने पर वे नीचे नहीं बैठते हैं। वास्तविक विलयन स्थिर होते हैं तथा विलय को निस्पंदन के द्वारा विलायक से अलग नहीं किया जा सकता है। वास्तविक विलयनों के उदाहरण में जल में घुला नमक या जल में घुली चीनी ये सभी शामिल है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन की स्थिति में फोकस दूरी यानी कि F, वस्तु की दूरी U और प्रतिबिंब की दूरी V के बीच संबंध दर्शाता है। कैसे? 1/F = 1/U + 1/V ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दर्पण सूत्र 1/F = 1/U + 1/V होता है। ठीक है, यह जो समीकरण होता है वो उपयुक्त चिन्ह परिपाटी के साथ अवतल और उत्तल दोनों दर्पण के लिए लागू होता है। यहाँ पर जहाँ पर ये जो F होता है वो दर्पण से फोकस की दूरी होता है, U जो होता है दर्पण से वस्तु की दूरी होता है और V जो होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होता है। ठीक, एक चीज और यहाँ से जान लीजिए, यह जो संबंध है गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति यानी कि वास्तविक या आभासी को भी निर्धारित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर क्या बनाते हैं, तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरे शरीर में सूचनाओं के प्रसंस्करण और संचारण के लिए जिम्मेदार होता है। मस्तिष्क शरीर के अधिकांश कार्यों को नियंत्रित करता है, जिसमें विचार, स्मृति, भावना और संवेदी प्रसंस्करण ये सभी शामिल है। मेरुरज्जु मस्तिष्क और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच संकेतों के लिए एक वाहक के रूप में भी कार्य करता है। जो नर्वस सिस्टम होता है इसमें करोटी और कशेरुक स्तंभ साथ ही साथ मस्तिष्क मेरु द्रव द्वारा भी संरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो पुरकुंजे ने किया था। देखिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द चेक फिजियोलॉजिस्ट जन इवांगेलिस्टी पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। पुरकिंजे ने मुर्गियों के भ्रूणीय विकास का अध्ययन करते हुए 1839 में इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रोटोप्लाज्मा कोशिका के जीवित सामग्री को संदर्भित करता है जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। यह मुख्य रूप से पानी, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और अकार्बनिक लवण से बना होता है। प्रोटोप्लाज्मा की जो अवधारणा है वो विकसित हुई है और अब इसे आमतौर पर यूकेरियोटिक कोशिकाओं के भीतर कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन एक अस्थायी यौगिक क्यों बनाता है, तो क्यों बनाता है, तो देखिए क्योंकि कार्बन के छोटे आकार के कारण यह प्रबल आबंध बनाता है, इसीलिए। जान लीजिए कि कार्बन का छोटा आकार इसे अन्य परमाणुओं के साथ प्रबल सहसंयोजक आबंध बनाने की अनुमति देता है। कार्बन आबंध की आबंध ऊर्जा अपेक्षाकृत अधिक होती है जिससे स्थिर यौगिक बनाते हैं। कार्बन अधिकतम 4 सहसंयोजक आबंध बना सकता है जिससे कि अलग अलग प्रकार की स्थिर संरचनाएं बनती है। कार्बन के द्वारा द्विओत्री आबंध बनाने की क्षमता इसके यौगिकों की बहुमुखी प्रतिभा और स्थिरता में वृद्धि करती है। कार्बन की चतुष्फल के आबंध ज्यामिति कार्बनिक अणुओं की स्थिरता में योगदान करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि अलैंगिक जनन के संबंध में गलत युग्म का चयन करना है, तो देखिए हाइड्रा बहुविखंडन ये गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। देखिए ईस्ट बीजाणु निर्माण के द्वारा करते हैं, ये सही है। प्लाज्मोडियम बहुखंडन ये भी सही है। उसके बाद लिसमेनिया द्विखंडन ये भी सही है। यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला हाइड्रा बहुखंडन के द्वारा नहीं करते हैं। ठीक है, हाइड्रा मुकुलन नामक प्रक्रिया के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है, बहुविखंडन से नहीं करता है। ईस्ट मुख्य रूप से बीजाणु निर्माण के बजाय मुकुलन के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। प्लाज्मोडियम अपने मेजबान कोशिकाओं के भीतर बहुखंडन के माध्यम से प्रजनन के लिए जाना जाता है। लिसमेनिया द्विखंडन नामक प्रक्रिया के माध्यम से अलैंगिक रूप में प्रजनन करता है। और प्रत्येक जीव में अलैंगिक प्रजनन के विशिष्ट तरीके होते हैं जो उनके जैविक प्रक्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है।
अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये बताना है, ठीक है। तो पहला कथन, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान होता है, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके भार के समान नहीं होता है, ये भी यहाँ पे सही हो जाएगा तब। उसके बाद द्रव्यमान अदिश राशि है जबकि भार सदिश राशि, ये भी सही है, यानी कि 2 और 3 दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान और भार ठीक है वो अलग अलग भौतिक राशियां होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को मापता है, जबकि जो भार होता है वो वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा लगाया गया बल होता है। द्रव्यमान एक सदिश राशि, देखिए द्रव्यमान एक अदिश राशि होता है जिसका मतलब होता है कि इसका परिमाण होता है लेकिन कोई दिशा नहीं होता है। और भार एक सदिश राशि होता है क्योंकि इसका परिमाण दिशा दोनों होता है, जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ इक्वेशन दिया गया है, इसका संतुलित अवस्था को चुनना है, कौन सा इसमें बैलेंस किया गया है। तो ऑप्शन 3 को देखिए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे जो आयरन है वो 3 टो है, तो यहाँ पर भी देखिए आयरन 3 टो है, तो यहाँ पे इससे करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितना है, 4 दूना 8 यहाँ पे है, यहाँ पर भी देखिए हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4, तो ये सही है, हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कौन से यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होते हैं। तो मस्सा और एड्स ये हो जाएगा, मस्सा और एड्स। जान लीजिए कि मस्सा ह्यूमन पेपिलो मानवायरस यानी कि HPV के कारण होता है, जो एक विषाणु जनित संक्रमण है। एड्स अर्जित इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम के कारण होता है। मस्सा और एड्स दोनों यौन संचारित संक्रमण है जो विषाणु के कारण होता है। सुजाक बैक्टीरिया नाइसेरिया गोनोरियाई के कारण होता है, जो विषाणु नहीं होता है। सिफिलिस बैक्टीरिया ट्रोपोनिमा प्लेडिनम के कारण होता है और विषाणु नहीं होता है ये। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन के बराबर होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई ये हो जाएगा। जान लीजिए कि आवर्धन एक माप है जो यह दर्शाता है कि वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा या छोटा है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन को वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v से भी दर्शा सकते हैं, यानी कि m बराबर माइनस v बटे u होता है। धनात्मक आवर्धन इंगित करता है कि प्रतिबिंब सीधा है, जबकि ऋणात्मक आवर्धन इंगित करता है कि प्रतिबिंब उल्टा है। आवर्धन को समझने से दर्पणों और लेंसों के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार को निर्धारित करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि तापमान के प्रभाव से विसरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, तापमान में वृद्धि के साथ क्या तो बढ़ने लगता है। देखिए यहाँ पे तापमान की वृद्धि कैसे बढ़ने लगता है, ये हो जाएगा। तब जान लीजिए कि विसरण की दर तापमान के समानुपाती होती है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ता है। उच्च गतिज ऊर्जा के परिणाम स्वरूप कण तेजी से गति करते हैं। कणों की तेज गति से विसरण की दर में वृद्धि होती है। यह सिद्धांत गैसों और द्रवों दोनों में देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कि इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन है कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड वाले बीकर में मिला दिया जाता है तो निम्न में से क्या बनेगा। तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पे कॉपर जो है वो कॉपर 2 क्लोराइड के निर्माण के कारण नीला हरा रंग का विलयन बन जाएगा, ये हो जाएगा। जान लीजिए कि जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्लान के HCl को कॉपर ऑक्साइड के CuO में मिला दिया जाता है तो यह एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। यह अभिक्रिया कॉपर क्लोराइड CuCl2 और जल H2O बनाती है। कॉपर क्लोराइड एक नीले हरे रंग का यौगिक होता है। अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड प्लस यहाँ पे जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है मिलाने से यहाँ पे कॉपर क्लोराइड प्लस जल बनेगा। जलीय विलयन में कॉपर आयनों की उपस्थिति के कारण विलयन का रंग नीला हरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही था। देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब चंद्रमा पृथ्वी के पास होता है तब गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षी और अधिकतम होता है, यही यहाँ पे सत्य हो जाएगा। जान लीजिए कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल शामिल दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यह दो वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कम होती है उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो गुरुत्वाकर्षण बल अपने अधिकतम मान पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि कोई प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम की ओर इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है, तो यह मानते हुए n1/n2 बराबर होगा किसका, तो sin R/sin I का I के बराबर होगा, ठीक है।
देखिए प्रकाश किरण अपवर्तनांक n1 के माध्यम से n2 के माध्यम में गतिमान होता है और आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R होता है। स्नेल का नियम जो होता है दो माध्यमों के अपवर्तनांक के सापेक्ष आपतन और अपवर्तन कोण के संबंधित होता है, जिसमें से यहाँ पे sin I इक्वल टू क्या होगा sin R, यहाँ पे n1 और n2 के साथ होगा तो यहाँ पे n1/n2 क्या होगा sin R बटे sin I हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि जब 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उनके संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 2/3 ओम हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला तो पता है क्या होता है कि जो पार्श्व क्रम में जोड़ने पर क्या होता है कि वहाँ पे फ्रैक्शन में होता है, ठीक है। यहाँ पे 1/1 प्लस यहाँ पे कितना 1/2 हो जाएगा। जब एलसीएम लेंगे तो फाइनली कितना होगा, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3/2 जो पलट देंगे तो कितना होगा 2/3 हो जाएगा फाइनली इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा यौगिक है जो सोडा अम्ल अग्निशामक में प्रयुक्त होता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ये हो जाएगा। देखिए जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है इसका फॉर्मूला याद रखिएगा NaCO3 होता है, जिसका उपयोग कहाँ पर होता है, सोडा अम्ल अग्निशामक में करा जाता है। यह सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड की CO2 उत्पन्न करता है जो आग बुझाने में मदद करता है। इसमें शामिल रासायनिक अभिक्रिया NaCO3 प्लस H2SO4 जो कि क्या बन जाएगा Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O बन जाएगा। इसमें जो उत्पन्न CO2 गैस आग पर एक परत बनाती है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देती है और इस प्रकार इसे बुझा देती है। सोडियम बाइकार्बोनेट को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील और विषाक्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी पिंड का औसत वेग किसी निश्चित समयावधि के लिए प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य दूरी दिया जा सकता है जब पिंड हो, तो पिंड एक समान त्वरण से गतिमान में हो तब। देखिए औसत वेग की गणना प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग के अंकगणितीय माध्य के रूप में करा जाता है जब पिंड एक समान त्वरण के अंतर्गत आगे बढ़े। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एक समान त्वरण के अंतर्गत वेग में परिवर्तन रैखिक होता है और समय के साथ समान रूप से वितरित होता है। इस मामले में औसत वेग का सूत्र क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे u प्लस v बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक समान त्वरण का तात्पर्य यहाँ पे क्या होता है कि समय अवधि के दौरान वेग में परिवर्तन की दर स्थिर रहेगा। इसमें जान लीजिए कि जो सीधी रेखा में गति करने के लिए सत्य है, जैसे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरने वाला जो पिंड है वायु प्रतिरोध की उपेक्षा करते हुए, उदाहरण के लिए एक समान रूप से त्वरित होने वाली कार की गति या मुक्त पतन जैसे मामलों में औसत वेग की गणना की पद्धति को लागू किया जा सकता है। यदि त्वरण एक समान नहीं है तो यह सूत्र लागू नहीं होता है और औसत वेग की गणना समय के साथ वेग फंक्शन को एकीकृत करके की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि वह विकल्प चुनना है जो सभी जैव निम्नीकरणीय पदार्थों को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये देखिए अंडे के छिलके, चाय पत्ती, आलू के छिलके ये हो जाएगा। जान लीजिए कि जैव निम्नीकरण पदार्थ वे होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों से जुड़ी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा तोड़ा जा सकता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे पहला ये ऑप्शन में था क्या कि अंडे के छिलके, चाय की पत्तियां, आलू के छिलके ये सभी शामिल है। ये सभी कार्बनिक पदार्थ हैं और स्वाभाविक रूप से विघटित हो सकते हैं। उसके बाद देखिए होता है बबल पैक जो कि दूसरा विकल्प में दिया गया था। कांच के बोतलों की विकल्प 3 में था जैव अनिम्नीकरणीय क्योंकि ये क्या है स्वाभाविक रूप से विघटित नहीं होता है। विघटित का मतलब होता है कि जो पूरा क्या वो डिजॉल्व हो जाए मिट्टी में, ठीक है, सड़गल कर। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। देखिए तंत्रिका कोशिकाएं जिन्हें न्यूरॉन भी कहा जाता है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिकाएं होती है। न्यूरॉन पूरे शरीर में विद्युत आवेग के संचरण के लिए विशिष्ट होता है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक कोशिका कार्य पार्श्व तंतु और एक एक्सॉन होता है जिसमें तंत्रिकाक्ष लंबा धागा जैसे भाग होता है जो कोशिका काय के आवेगों को संचारित करता है। न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में शरीर के अलग अलग भागों के बीच संचार को सक्षम करके एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि पूर्णतः विभेदित जीव की अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को क्या कहा जाता है, तो पुनर्जनन कहा जाता है। देखिए पुनर्जनन एक पूर्ण रूप से विभेदित जीव की क्षमता है जो अपने शरीर के अंगों से नए व्यक्तियों को जन्म दे सकता है। यह जो प्रक्रिया होता है कुछ प्रजातियों जैसे कि तारा मछली हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, प्लेनेरिया हो गया, उभयचर हो गया, ये सब होता है। पुनर्जनन में कोशिकाएं अवस्थित होता है और कोशिकाओं का एक समूह बनाता है जो तब प्रसारित होता है जब नए ऊतकों और अंगों का निर्माण करता है। प्रजातियों और क्षति की सीमा के आधार पर पुनर्जनन ऊतकों, अंगों, यहाँ तक कि पूरे जीवों के स्तर को हो सकता है। यह जैविक प्रक्रिया पुनर्जनन करने में सक्षम
जो सूक्ष्म जीवों में चोटों से उपचार और पुनर्प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस घटना में ठोस पदार्थ द्रव पदार्थों में बदल जाता है? देखिए संगलन में हो जाएगा। जान लीजिए कि संगलन वह प्रक्रिया है जिसमें एक ठोस पदार्थ द्रव पदार्थ में बदल जाता है। यह प्रक्रिया तब होती है जब ठोस का तापमान उनके गलनांक तक पहुंच जाता है। संगलन के दौरान ठोस ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करता है, जो इसके अणुओं को एक साथ रखने वाले अंतराण्विक आबंधों को तोड़ता है। अवशोषित ऊष्मा ऊर्जा अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है, जिससे वे अधिक स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, द्रव अवस्था में संक्रमण करते हैं। संगलन के उदाहरणों में देखिए बर्फ का पानी में पिघलना और गर्म होने पर धातुओं का पिघलना शामिल है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है, लेकिन उनमें क्या कमी होती है? तो रसधानियां की कमी होती है। देखिए विभज्योतक उत्तक कोशिकाएं अत्यधिक सक्रिय होती है और निरंतर कोशिका विभाजन में क्या होता है, शामिल होते रहता है। इन कोशिकाओं में जो है सघन कोशिका द्रव होता है, जो उनकी उच्च चयापचयी गतिविधियों का समर्थन करता है। कोशिका में पतली सेलुलोज की दीवारें होती है, जो कोशिका विभाजन के लिए लचीलापन और सहारा प्रदान करता है। विभज्योतक कोशिकाओं में प्रमुख केंद्रक होते हैं, जो कोशिका विभाजन और वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन कोशिकाओं में आमतौर पर रसधानियों का अभाव होता है या बहुत छोटी रसधानियां होती है, क्योंकि रसधानियां क्या होता है, परिपक्व कोशिकाओं में अधिक प्रमुख होती है और कोशिका स्फीति के भंडारण और रखरखाव में शामिल होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन से उत्पाद बनते हैं जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है? तो देखिए बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप और सोडियम क्लोराइड का एक्वस में बनेगा। ये देखिए जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया जो है बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4 और सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl का उत्पादन करेगी। बेरियम सल्फेट एक सफेद अवक्षेप है जो इस अभिक्रिया में के परिणाम स्वरूप बनता है। इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस BaCl2 यानी कि यहाँ पे क्या BaSO4 प्लस 2NaCl हो जाएगा। और यह जो एक अभिक्रिया एक विशिष्ट द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एक द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के आयन नए यौगिक बनाने के लिए स्थानों का आदान प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अनोखी क्षमता होती है और इस गुणधर्म को क्या कहा जाता है? तो इसे श्रृंखलन कहा जाता है। देखिए श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन कार्बन की अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अनूठी क्षमता होती है। यह जो गुण है कार्बन की लंबी श्रृंखलाएं, शाखित अणु और जटिल संरचनाएं जैसे वलय बनाने की अनुमति देता है। श्रृंखलन कार्बनिक यौगिकों की विशाल संख्या का एक महत्वपूर्ण कारण होता है। कार्बन कार्बन बंध मजबूत और स्थिर होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की आणविक संरचनाओं के निर्माण की सुविधा प्रदान करता है। जान लीजिए कि कार्बन की श्रृंखलन करने की क्षमता उनकी चतुस्संयोजक प्रकृति के कारण होता है, जिससे वह अन्य परमाणुओं जिसमें अन्य कार्बन परमाणु भी शामिल होते हैं के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि किसी भी दिए गए बिंदु पर चुंबक क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? तो किसका उपयोग किया जा सकता है? देखिए चुंबक कंपास का प्रयोग किया जाता है। चुंबक कंपास का जान लीजिए कि चुंबक कंपास एक ऐसी उपकरण है जो किसी बिंदु पर चुंबक क्षेत्र की दिशा दिखाता है। इसमें एक छोटा हल्का चुंबक होता है जिसे सुई कहा जाता है, जो घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। सुई पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र के साथ खुद को संरेखित करती है, जो चुंबक उत्तर की ओर इंगित करता है। यह आमतौर पर दिशा निर्धारित करने के लिए नेविगेशन का उपयोग करता है। चुंबक के कंपास का जो उपयोग है भौतिकी में चुंबक क्षेत्र और उनकी दिशाओं का अध्ययन करने के लिए भी प्रयोग करा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा किए गए कार्य मात्रक है? तो यहाँ पे जूल हो जाएगा। देखिए किसी कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। एक जूल को उस कार्य की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जब 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर तक विस्थापित किया जाता है। यह एक अंतरराष्ट्रीय मात्रक में इसका व्युत्पन्न मात्रक होता है। इस मात्रक का नाम अंग्रेजी भौतिक वैज्ञानिक जेम्स प्रोकोस्ट जूल के नाम पर रखा गया है और कार्य को अर्ग जैसी अन्य इकाइयों में भी दर्शाया जा सकता है, लेकिन इसका जूल मानक ऐसा ही इकाई होता है। ठीक, ऐसा ही मतलब इसका ऐसा ही मतलब क्या जूल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि अवतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश जो होगा कैसा होगा? तो प्रमुख फोकस पर अभिसारित होता हुआ प्रतीत होता है। देखिए जब प्रकाश की एक समानांतर किरण पुंज अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो यह परावर्तित होती है और मुख्य फोकस नामक एक बिंदु पर अभिसरित होती है।
अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस वह बिंदु होता है जहां परावर्तन के बाद प्रकाश की समानांतर किरणें मिलती है। दर्पण की सतह और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी के रूप में जाना जाता है। वक्रता केंद्र जो है उस गोले का केंद्र होता है जहां से अवतल दर्पण क्या होता है, खंड लिया जाता है। यहाँ पे मुख्य अक्ष वह रेखा होता है जो वक्रता केंद्र और दर्पण के मध्य बिंदु से होकर के गुजरता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित करते हैं? तो 1% अवशोषित करते हैं। देखिए स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में हरे पौधे केवल लगभग 1% सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं जो उन तक पहुंचाती है। इस ऊर्जा का जो उपयोग है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए करा जाता है, जहां इसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज और अन्य कार्बनिक अणुओं के रूप में संग्रहित होती है। पौधों के द्वारा सौर ऊर्जा ग्रहण करने की जो दक्षता है उस गैर प्रकाश संश्लेषक भागों द्वारा प्रकाश के परावर्तन, संचरण और अवशोषण जैसे अलग अलग कारकों के कारण अपेक्षाकृत कम होता है। कम प्रतिशत के बावजूद यह ऊर्जा स्थलीय परिस्थितिक तंत्रों में खाद्य श्रृंखला का आधार बनाती है, जो जीवन के विस्तृत प्रकार के रूपों का समर्थन करती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस तत्व को विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा निकाला जाता है? देखिए सोडियम Na को, देखिए सोडियम यानी कि Na को विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा निकाला जाता है। इस विधि में गलित सोडियम क्लोराइड यानी कि जो NaCl का विद्युत अपघटन करा जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस करा जाता है। और इस प्रोसेस में देखिए डाउन सेल में किया जाता है जहां पर सोडियम आयन अपचयित होकर के क्या होता है, कैथोड पर सोडियम धातु बन जाता है। विद्युत अपघटनी अपचयन उन धातुओं के लिए किया जाता है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, जो रासायनिक विधियों के द्वारा कम नहीं की जा सकती है। उसके बाद अन्य धातु जैसे कि जिंक हो गया, आयरन हो गया, लीड हो गया, इस सबको आमतौर पर कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अपचयन के माध्यम से निकाला जाता है इसे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान कितना हो जाएगा? यहाँ पे 111 हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पे देख लीजिए कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या 40 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार क्लोरीन का 17 होता है, इसका कितना लेते हैं? तो 35 लेते हैं। ठीक है, तो 35.5 होता है, तो 35 को 2 से गुना कर दिया, यहाँ पे कितना? ये 71 हो जाएगा। यहाँ पे 71 प्लस यहाँ पे 40 तो कितना? 111 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा हार्मोन है जो सभी अंगों की वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो ये वृद्धि हार्मोन है। देखिए वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि के द्वारा उत्पादित होता है। यह शरीर में सभी अंगों और ऊतकों के विकास को उत्तेजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वृद्धि हार्मोन प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देता है और मांसपेशियों के द्रव्यमान को बढ़ाता है। यह वसा और कार्बोहाइड्रेट के चयापचय को भी प्रभावित करता है। वृद्धि हार्मोन की कमी से विकास में विफलता और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 250 ग्राम पानी में 25 ग्राम कॉपर क्लोराइड का लवण विलयन है, तो विलयन की द्रव्यमान प्रतिशत के आधार पर सांद्रता की गणना करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि यहाँ पे जो विलय यानी कि जो सॉल्यूट दिया है कितना? ये 25 दिया है। ठीक है, और जो सॉल्वेंट दिया है कितना दिया है? 250 दिया है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ पे कितना? 275 होगा, जो कि टोटल कैपेसिटी होगा। उसके बाद निकालना किसका है? तो विलय का, यहाँ पे 25 हो जाएगा। परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे ना तो फाइनली इसका आंसर कितना आएगा? तो 9.09% ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आप ऑप्शन ये तो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 27 नवंबर 2024 शिफ्ट 3 में पूछे गए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन कि एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है और उसका जो प्रतिबिंब है वस्तु के समान ही और 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तो दर्पण के द्वारा उत्पन्न आवर्धन कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आवर्धन यानी कि एम का फॉर्मूला क्या होता है? वो एच डैश, यहाँ पे एच 0 होता है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे भी ले सकते हैं माइनस भी, बट यहाँ पे कितना यू होता है। यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो फाइनली इसका जो एम का वैल्यू कितना दिया था? देखिए यहाँ पे एम तो निकालना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका भी का मान कितना था? -60 था, और यू का मान कितना था? -20 था। तो फाइनली ये कट जाएगा, ये दोनों तो कटेगा, लेकिन पहले से फॉर्मूला में माइनस होता ही है, तो कटने के बाद कितना? 3 आएगा, -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आवेश में होते हैं तो कितना होते हैं? तो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि जब एक मोटे कांच के स्लैब को मुद्रित सामग्री पर रखा जाता है तो वे दिखाई देते हैं और प्रकाश के डैश के कारण होते हैं। तो कैसा दिखाई देता है? तो वो उठा हुआ दिखाई देगा और अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। ये देखिए जब किसी भी मुद्रित सामग्री पर एक मोटा कांच स्लैब रखा होता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या होता है? वो मुद्रित सामग्री उठा हुआ प्रतीत होता है और अपवर्तन
प्रकाश का मोड़ना, क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है जिससे अलग अलग घनत्व होते हैं। जैसे ही प्रकाश हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करता है, यह धीमा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, हवा की तुलना में कांच के उच्च घनत्व के कारण अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। जब प्रकाश कांच के स्लैब से बाहर निकलता है तो यह तेज हो जाता है और अभिलंब से दूर मुड़ जाता है, जिससे मुद्रित सामग्री उठ जाती है। और इस घटना को प्रकाशिकी के सिद्धांतों का उपयोग करके समझाया जा सकता है, विशेष रूप से स्नेल का नियम, जो आपतन और अपवर्तन के कोणों के बीच संबंध का वर्णन करता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है कि गन्ना, गुलाब या अंगूर जैसे कई पौधों को कृषि उद्देश्यों के लिए उगाने के लिए स्तरीकरण या रोपण जैसी विधियों में प्रजनन की विधि क्या होती है? तो कायिक प्रवर्धन होती है। देखिए, कायिक प्रवर्धन अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जहां माता पिता के पौधे के कुछ हिस्से जैसे तना, जड़ या पत्तियों से एक नए पौधे उगते हैं। यह जो विधि है आमतौर पर गन्ना, गुलाब और अंगूर जैसे पौधों को उगाने के लिए कृषि में उपयोग करा जाता है। स्तरीकरण और ग्राफ्टिंग कायिक प्रवर्धन की तकनीकें हैं जो वांछित लक्षणों वाले पौधों के उत्पादन में मदद करता है। कायिक प्रवर्धन फसलों में एकरूपता सुनिश्चित करता है, क्योंकि नए पौधे आनुवांशिक रूप से माता पिता के पौधे के समान होते हैं। यह जो विधि है उन पौधों के लिए फायदेमंद होता है जो व्यवहार्य बीज नहीं पैदा करते हैं या जिनमें लंबी बीज सुसुप्ता अवधि होती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्या कि जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया करता है? देखिए, संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तभी जान लीजिए कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक ही उत्पाद बना लेता है तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO पानी यानी कि H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 जिसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं बना लेता है। इस अभिक्रिया में देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। जान लीजिए कि यह जो अभिक्रिया होता है वो ऊष्माक्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक होता है, जिसका मतलब होता है कि यह काफी मात्रा में ऊष्मा क्या मुक्त कर देता है। संयोजन अभिक्रिया को संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सरल पदार्थों से एक नए यौगिक का निर्माण होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा विषमांगी मिश्रण का उदाहरण हो जाएगा? तो यहाँ पे पानी में घुला तेल ये हो जाएगा। देखिए, विषमांगी मिश्रण वह होता है जिसमें जो घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं और मिश्रण के अलग अलग भागों में अलग अलग गुण होते हैं। तेल और पानी समान रूप से नहीं मिलते हैं, इसके बजाय वे अलग अलग परतें बनाते हैं, जिससे यह एक विषमांगी मिश्रण बन जाता है। एक विषमांगी मिश्रण में अलग अलग घटकों को आमतौर पर देखा जा सकता है और भौतिक रूप से अलग अलग किया जा सकता है। विषमांगी मिश्रण के अन्य उदाहरण में देखिए रेत, पानी, अलग अलग अवयवों से बना सलाद, ये सब हो जाएगा। विषमांगी मिश्रणों में अक्सर एक से ज्यादा चरण होते हैं, जिसका मतलब होता है कि उनके पास अलग अलग गुण वाले अलग अलग क्षेत्र हो सकता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कौन सी गैस प्रवाहित होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित होती है। देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना लेता है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण यहाँ पे CaOH2 प्लस CO2, यहाँ पे क्या हो CaCO3 प्लस H2O ये हो जाएगा। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो अभिक्रिया है कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति का परीक्षण करने का एक सामान्य तरीका होता है। इस अभिक्रिया में कैल्शियम कार्बोनेट एक सफेद अवक्षेप के रूप में बनता है और इस अभिक्रिया का जो उपयोग है विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है, जिसमें चूना और सीमेंट का उत्पादन शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कार्बन अणु दूसरे कार्बन अणु या अन्य तत्वों के अणुओं के साथ आबंधन बनाते समय सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं? तो 4 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। देखिए, कार्बन के बाहरी कोश में 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। पूर्ण बाहरी कोश प्राप्त करने के लिए कार्बन आमतौर पर 4 सहसंयोजक बंध बनाते हैं। किसी अन्य कार्बन अणु या अन्य तत्वों के साथ बंधन करते समय कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को साझा करता है और यह जो है कार्बन को अलग अलग तत्वों के साथ अलग अलग प्रकार के यौगिक बनाने की अनुमति देता है। बंध बनाने में कार्बन की बहुमुखी प्रतिभा कार्बनिक रसायन विज्ञान और जैविक अणुओं की संरचना के लिए मौलिक होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि दिए गए कथन को पुष्टि करना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। तो क्यों? क्योंकि देखिए, अलग अलग शरीर संरचनाओं के बीच ऊर्जा आवश्यकताएं अलग अलग होती है। जो पौधे गति नहीं करते हैं और कई ऊतकों में मृत कोशिकाओं का एक बड़ा अनुपात होता है। जान लीजिए यहाँ पे कि देखिए, पौधे में कई ऊतकों में मृत कोशिकाएं का एक बड़ा सा अनुपात होता है जिन्हें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। जानवरों के उल्टा पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या होगा, उनकी ऊर्जा आवश्यकता कम हो जाती है। अलग अलग शरीर संरचना के बीच ऊर्जा आवश्यकताएं भिन्न भिन्न हो सकता है। पौधों की स्थिर प्रकृति के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की आवश्यकताएं भी कम हो सकता है। पौधों में मृत कोशिकाएं ऊर्जा की आवश्यकताओं के बिना संरचनात्मक सहारा प्रदान करता है
और पौधे जो होता है मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा के लिए सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करते हैं, जो जानवरों की उपापचय गतिविधियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम ऊर्जा वाली प्रक्रिया होता है। अगला देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि कौन सी ग्रंथि है जो एड्रेनालाइन का स्राव करती है, तो एड्रिनल ग्लैंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए अधिवृक्क ग्रंथियां छोटी त्रिकोणीय आकार की ग्रंथियां होती है जो प्रत्येक गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। ये जो ग्रंथियां होती है कई प्रकार के हार्मोन उत्पन्न करती हैं, जिनमें कि एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन शामिल होती है। एड्रेनालाइन एक हार्मोन होता है जो शारीरिक या मानसिक तनाव की प्रतिक्रिया में रक्त प्रवाह में स्रावित होती है। यह फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हृदय गति का बढ़ाता है, वायु मार्ग का विस्तार करता है और मांसपेशियों में रक्त को पुनर्वितरित करता है। एड्रेनालाइन के अलावा अधिवृक्क ग्रंथियां कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एल्डोस्टेरोन भी उत्पन्न करता है, जो उपापचय और रक्तचाप नियमन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन परमाणु के संबंध में सही है, तो यहाँ पे देखिए संपूर्ण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, यही यहाँ पे सही है। जान लीजिए कि एक परमाणु 3 प्राथमिक उप परमाणुविक कणों से बना होता है, जो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन धनात्मक आवेश रखता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश रखता है और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। किसी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या नाभिक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, जिससे परमाणु समग्र रूप से विद्युत उदासीन हो जाती है। प्रोटॉन के धनात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन के ऋणात्मक आवेशों के द्वारा संतुलित होती है। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या खो देता है तो वह एक आयन बन जाता है और अब विद्युत उदासीन नहीं रहता है वो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 मीटर भुजा वाली एक घन लकड़ी के ब्लॉक को एक मेज पर रख दिया गया है। यदि लकड़ी के ब्लॉक का द्रव्यमान 10 kg है तो मेज पर लकड़ी के ब्लॉक द्वारा लगाया गया दाब कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात फॉर्मूला देखिए, P बराबर फॉर्मूला होता है क्या, वो F बटे ये होता है, ठीक है, फोर्स बटे एरिया होता है। और उसके बाद एक फॉर्मूला होता है W बराबर क्या, वो M इंटू जी होता है। तो यहाँ पे यही वाला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहली बार जब इसका फॉर्मूला यू लगाएंगे W बराबर M इंटू जी, तो यहाँ पे कितना 10 गुना 10 यहाँ पे कितना 100 न्यूटन हो जाएगा। ये 100 न्यूटन हो गया एक पर, तो इस पर लगाना है। देखिए ये जो 100 निकाले हम लोग किसका निकाले, लकड़ी के ब्लॉक का निकाले, ठीक है। अगर लकड़ी के ब्लॉक की भुजा का कितना था 2 था, तो स्क्वायर के शेप में था, तो 2 का तो ना 4 हो जाएगा। यहाँ पे जब 100 को फिर 4 से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली कितना 25 हो जाएगा। ये डिवाइड क्यों की, क्योंकि फॉर्मूला होता है P बराबर क्या, वही F बटे यहाँ पे ये, उसी के फॉर्मूला पे सेट करके बनाए। देखिए यहाँ पर भी सॉल्यूशन भी वैसे ही दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा त्वरण का मात्रक है, तो यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। देखिए त्वरण को समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित करा जाता है और इसका ऐसे ही मतलब मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यह दर्शाता है कि कोई वस्तु कितनी तेजी से गति बढ़ रहा है या फिर धीमा हो रहा है। देखिए त्वरण धनात्मक तेज गति और ऋणात्मक धीमा गति को दर्शाता है, जिसको मंदन बोलते हैं। इसको स्मॉल ए से दर्शाया जाता है त्वरण को। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि ठोसों का तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, तो देखिए कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जान लेते हैं कि जब ठोसों का तापमान बढ़ जाता है तो कणों का गतिज ऊर्जा क्या बढ़ने लगेगा। उसके बाद बढ़ी हुई गतिज ऊर्जा के कारण कण अधिक जोरदार क्या कंपन करने लगेगा। जैसे जैसे कण अधिक कंपन करेंगे तो ठोस संरचना के भीतर समग्र ऊर्जा बढ़ने लगेगा। गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बावजूद ठोस का आकार आमतौर पर तब तक समान रहता है जब तक कि तापमान गलनांक तक नहीं पहुंच जाता है। तापमान का पदार्थ की सभी अवस्थाओं जिसमें ठोस भी शामिल है में कणों की गति और व्यवहार पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का प्रतिरूप होता है कैसा, तो चालक के आकार पर निर्भर करता है ये। जान लीजिए कि धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न जो है चालक के आकार से प्रभावित होता है। एक सीधी चालक इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के संकेंद्रित वृत्त उत्पन्न करता है। एक परिनालिका या तार का कुंडल एक दंड चुंबक के समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसमें अलग अलग उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं। चालक के आकार को बदलकर जैसे कि इसे लूप या कुंडल में मोड़कर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति और पैटर्न को बदला जा सकता है। दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम सीधे चालकों और कुंडलियों के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि कोशिका में निम्न अभिक्रिया कहाँ होती है, 6 कार्बन अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटना। तो देखिए ये सभी कोशिका द्रव में होता है। जान लीजिए कि ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु में टूटना जिसे ग्लाइकोलाइसिस के रूप में भी जाना जाता है कोशिका द्रव में होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कोशिकीय श्वसन का पहला चरण होता है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, इसको अवायु प्रक्रिया बोलते हैं।
उसके बाद होता है ग्लाइकोलाइसिस के दौरान ग्लूकोज का एक अणु जो 6 कार्बन परमाणु के पाइरुवेट को 2 अणुओं यानी कि 3 कार्बन अणुओं में परिवर्तित कर देता है। यह जो प्रोसेस होता है वो थोड़ी मात्रा में एटीपी और एनएडीएच का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग कहाँ पर होता है? कोशिकाओं में ऊर्जा वाहक के रूप में करा जाता है। ग्लाइकोलाइसिस में उत्पादित पाइरुवेट यदि ऑक्सीजन उपलब्ध है तो आगे साइक्लिक एसिड चक्र यानी कि क्रेब्स चक्र के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि पेयजल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए क्या उपयोग करा जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर मिला जाता है उसमें। जान लेते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर जिसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर पेयजल को कीटाणु रहित करने के लिए उपयोग करा जाता है। यह जो बैक्टीरिया, वायरस और अन्य रोगजनकों को मारने के प्रभावी है जो जल जनित रोगों के कारण बनता है। जब पानी में मिलाया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन छोड़ता है जो एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक होता है। ब्लीचिंग पाउडर का जो उपयोग है पेयजल की सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखने में मदद करता है। इसका जो उपयोग है जल संचार संयंत्रों के साथ साथ घरेलू जल शोधन विधियों में भी उपयोग करा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन है जो मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है? तो तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। देखिए तंत्रिकाओं के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है जो मूत्राशय की पेशियों की गतिविधियों का समन्वय करता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र विशेष रूप से सहानुभूति और पैरासिम्पैथिक शाखाएं मूत्राशय के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पैरासिम्पैथिक तंत्रिकाएं मूत्राशय को अनुबंधित करने और मूत्र को छोड़ने के लिए उत्तेजित करती है, जबकि सहानुभूति तंत्रिकाएं जो होता है मूत्राशय के पेशियों को आराम देकर और मूत्र मार्ग के स्फिंक्टर को अनुबंधित करके मूत्र को संग्रहित करने में मदद करता है। मूत्राशय को नियंत्रित करने वाली तंत्रिकाओं में क्षति या शिथिलता से मूत्राशय नियंत्रण के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि मूत्र संयम या प्रतिराधारण। उसके बाद जान लीजिए कि न्यूरोलॉजिकल स्थितियां जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और पार्किंसन जैसे रोग सामान्य तंत्रिका संकेतों को बाधित करके मूत्राशय नियंत्रण को प्रभावित कर सकती हैं। चलिए अब हम लोग 28 नवंबर 2024 शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को किसके उपयोग से ठीक किया जा सकता है? तो देखिए उपयुक्त क्षमता का एक अवतल लेंस के द्वारा हम लोग उपयोग को ठीक कर सकते हैं। जान लेते हैं कि निकट दृष्टि दोष जिसे हम लोग निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है, कि यह एक सामान्य दृष्टि बाधित रोग होता है जो कि पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देता है। यह जो स्थिति है तब बनने लगता है जब आंख के कॉर्निया और लेंस की फोकसिंग क्षमता के सापेक्ष आंख बहुत लंबा हो जाता हो। परिणाम स्वरूप प्रकाश किरणें रेटिना के सामने एक बिंदु पर केंद्रित होती है, ना कि सीधे उसकी सतह पर। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए एक अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस का उपयोग करा जाता है जो आंखों में प्रवेश करने से पहले प्रकाश किरणों को अलग अलग करता है, जिससे रेटिना पर केंद्रित हो सकता है। अवतल लेंस की क्षमता निकट दृष्टि दोष को डिग्री के आधार पर चुनी जाती है और यह सुनिश्चित करा जाता है कि अस्पष्ट दृष्टि के लिए प्रकाश रेटिना पर सही ढंग से केंद्रित हो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या r के पदों में किसके बराबर हो जाएगा? तो r/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है f यहाँ पे ना r/2। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस विलयन की जो पहचान है गंध से किया जा सकता है? तो यहाँ पे पानी में डेटॉल ये हो जाएगा। देखिए डेटॉल जो है एक परिचित प्रतिरोधी तरल होता है जिसमें एक विशिष्ट गंध होती है, तो जिससे इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। डेटॉल की जो गंध है वो क्लोरोएक्साइलोनॉल की उपस्थिति के कारण होता है जो इसका सक्रिय घटक होता है। किसके कारण? तो क्लोरोएक्साइलोनॉल, ठीक है। जान लीजिए कि जब डेटॉल को पानी में घोल दिया जाता है तो उसकी विशिष्ट गंध बनी रहती है जिससे इसे घ्राण इंद्रियों के द्वारा पहचाना जा सकता है। पानी में चीनी, पानी में नमक और पानी में पोटेशियम परमैंगनेट जैसे अन्य विलयनों में तेज गंध नहीं होती है, जिससे इन्हें केवल गंध से पहचानना कठिन हो जाता है। डेटॉल का जो उपयोग है आमतौर पर सतहों की सफाई, कीटाणु शोधन के साथ साथ इनके प्रतिरोधी गुणों के कारण प्राथमिक चिकित्साओं के उद्देश्यों के लिए भी करा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा सूत्र है जो विलयन के आयतन प्रतिशत की गणना करने के लिए प्रयोग करा जाता है? यहाँ पे देखिए पहले भी बताए थे सोल्यूट बटे सोल्यूशन इंटू 100 होता है, कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, बट यहाँ पे कितना इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि 0.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 20 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचती है, तो गेंद का प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा? तो 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा।
बाकी देखिए यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे एम का वैल्यू दिया था, एस का भी दिया था, भी का भी दिया था। फॉर्मूला तो पता है, भी स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है, वो यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2as होता है, ठीक है। तो इसी पे यहाँ पे सेट करके बना लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा है जो नेफ्रॉन का कप के आकार का भाग है जिससे कि वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ का संबंध होता है। तो ये बौमन संपुट ये हो जाएगा। देखिए बौमन संपुट एक केप के आकार की संरचना है जो गुर्दे के नेफ्रॉन में केशिकास्तव को घेरता है। यह नेफ्रॉन का पहला भाग है जहां रक्त का निस्पंदन मूत्र बनाने के लिए करता है। बौमन संपुट ग्लोमेरुलस से निस्यंद को एकत्र करता है और इसे निकटस्थ कुंडलित नालिका में प्रवेशित कर देता है। बौमन संपुट की संरचना इसे कोशिकाओं और बड़े प्रोटीन के पारित होने को रोकते हुए रक्त प्लाज्मा को कुशलतापूर्वक छानने की अनुमति देता है। बौमन संपुट और केशिकास्तव के बीच की परस्पर क्रिया रक्त प्रवाह से अपशिष्ट और अतिरिक्त पदार्थों को हटाने के वृक्क के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि डैश मिट्टी से प्राप्त जल और खनिजों को हस्तांतरित करता है जबकि डैश प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों को पत्तियों से जहां उनका संश्लेषण होता है पौधों के भागों तक पहुंचाता है। देखिए जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। जाइलम क्या करता है, जल खनिज लवण सब पहुंचाता है, और फ्लोएम क्या करता है, पौधे के द्वारा बनाया गया जो भोजन होता है उसको पूरे प्लांट तक पहुंचाया जाता है। देखिए जाइलम पौधे की जड़ से पौधे के अन्य भागों तक पानी, खनिज, मिनरल से सब पहुंचाता है, ठीक है। फ्लोएम क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद मुख्य रूप से जो शर्करा जो पत्तियों को पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम में वाहिकाएं और वाहिनिकाएं होती है जो नालिकाकार संरचनाएं होती है जो पानी और खनिजों के ऊपर की ओर गति को सुगम बनाता है। फ्लोएम में चलनी नालिकाएं और सहचर कोशिकाएं होती है जो पूरे पौधे में पोषक तत्वों के परिवहन के लिए एक साथ कार्य करता है। जाइलम में जल परिवहन की प्रक्रिया काफी हद तक वाष्पोत्सर्जन और मूल दाब द्वारा संचालित होती है जबकि फ्लोएम परिवहन दाब प्रवाह तंत्र के द्वारा संचालित होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक एक अल्कोहल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो प्रोपेनॉल ये हो जाएगा। देखिए एक अल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल समूह के OH का एक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। प्रोपेनॉल जिसे प्रोपील अल्कोहल भी कहा जाता है एक रासायनिक सूत्र C3H7OH होता है। प्रोपेनॉल एक 3 कार्बन अल्कोहल होता है जो विशेष रूप से एक प्राथमिक अल्कोहल होता है। यह आमतौर पर एक विलायक के रूप में और अन्य रसायनों के निर्माण में उपयोग करा जाता है। इसके अलावा प्रोपेनॉल जो है एक एल्डिहाइड होता है। प्रोपेनोइक एक कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। प्रोपेनोन एक कीटोन होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो क्या होता है। तो देखिए यह प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता को बढ़ा देता है। जान लीजिए कि देखिए जब किसी भी अम्ल को पानी में मिला दिया जाता है तो यह हाइड्रोनियम आयन यानी कि H3O+ उत्पन्न करने के लिए उपयोजित होता है। हाइड्रोनियम आयन तब बनता है जब अम्ल से हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ आयन पानी के अणुओं यानी कि H2O के साथ मिल जाता हो। इससे विलयन के प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होता है, बढ़ जाता है। हाइड्रोनियम आयनों में वृद्धि से विलयन के pH में कमी आती है जिससे यह अधिक अम्लीय हो जाता है। वियोजन की मात्रा और हाइड्रोनियम आयनों में बाद में वृद्धि अम्ल की शक्ति पर निर्भर करता है। अगला देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 kg द्रव्यमान वाले एक पिंड की गतिज ऊर्जा 100 जूल है तो पिंड का वेग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे वेग पूछा है तो देखिए फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ पे 1/2 यहाँ पे mv² होता है। फॉर्मूला कितना होता है, 1/2 ये mv² ये होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया था इधर कितना, ये 100 दिया था गतिज ऊर्जा का वैल्यू। यहाँ पे एम के बाद एम का वैल्यू दिया था कितना 2, तो 2 कट जाएगा। अब v² हटेगा यहाँ पे रूट बैठ जाएगा, 10 का रूट कितना होता है, 10 हो जाएगा, तो 10 मीटर प्रति सेकंड ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि जीव की प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन करें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्रजनन हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। देखिए प्रजनन वह जैविक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा नए जीव अपने ऊतकों से उत्पन्न होता है। यह प्रजातियों की निरंतरता और स्थिरता के लिए आवश्यक होता है। यह सुनिश्चित करता है कि पीढ़ियों में आबादी को बनाए रखा जा सके। प्रजनन के 2 मुख्य प्रकार है, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन में एक ही जीव या कोशिका शामिल होती है जबकि लैंगिक प्रजनन में 2 जनकों से आनुवांशिक सामग्री का संयोजन शामिल होता है। प्रजनन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण की अनुमति देता है जो किसी प्रजाति के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह प्राकृतिक चयन और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह एक आबादी के भीतर आनुवांशिक भिन्नता का परिचय देता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से किस स्थिति में किसी वस्तु के विस्थापन का मान 0 होता है।
तो देखिए जब वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान हो तब। जान लीजिए कि विस्थापन को किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच के न्यूनतम दूरी के रूप में परिभाषित करा गया है। विस्थापन के शून्य होने के लिए वस्तु को अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आना होगा। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन से अधिक या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी कम नहीं हो सकता है। जब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति समान होती है तो विस्थापन की गणना के लिए तय किया गया पथ मायने नहीं रखता है। विस्थापन गति की दिशा को ध्यान में रखता है, जिससे यह दूरी के विपरीत एक सदिश राशि बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि यदि किसी चालक की लंबाई को 3 गुना कर दिया जाए तथा एक अन्य कारक समान रहे तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा? देखिए 3 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, कि इसका प्रतिरोधक का यहाँ पे आर इसको ये रो एल बाई ए होता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला था कि इसका जो चालक की लंबाई 3 गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी करेगा 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे इसका जो कितना होगा उसका का 3 गुना ही हो जाएगा। पहले का 1 था, इसका मल्टीप्लाई करना 3 ही हो जाएगा, तो इसका आंसर वही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि हाइड्रोजन परमाणु की हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या कितना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 पर पावर माइनस 10 मीटर ये होता है। जान लीजिए कि परमाणु त्रिज्या एक परमाणु के आकार का माप होता है जो आमतौर पर नाभिक से इलेक्ट्रॉन के आसपास के अभ्र की सीमा तक की औसत या विशिष्ट दूरी होती है। हाइड्रोजन सबसे हल्का और सबसे प्रचुर मात्रा में रासायनिक तत्व होता है जिसमें केवल एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या देखो कितना 10 पर परमाणु 10 मीटर होता है। देखिए इस मान को एक एंगस्ट्रॉम के रूप में भी जाना जाता है जो परमाणु स्तर के मापन के क्षेत्र में लंबाई की एक सामान्य मात्रक होता है। परमाणु संरचनाओं, रासायनिक आबंधन और आणविक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए परमाणु त्रिज्या को समझना महत्वपूर्ण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बिना बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? तो इसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाएगा। जान लीजिए कि चूना पत्थर के CaCO3 को गर्म करने पर या बिना बुझा हुआ चूना के CaO कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के CO2 में विघटित हो जाता है और इस प्रकार की अभिक्रिया को तापीय अपघटन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। अपघटन अभिक्रिया में एक एकल यौगिक 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। तापीय अपघटन के लिए आमतौर पर ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना बुझा हुआ चूना के कैल्शियम ऑक्साइड का व्यापक रूप से निर्माण उद्योग में और सीमेंट बनाने के लिए प्रयोग करा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कहा कि धारावाही वृत्ताकार पास के लिए क्षेत्र की तीव्रता होती है तो केंद्र पर अधिकतम होता है। इसमें देखिए धारावाही वृत्ताकार पास में चुंबक क्षेत्र की तीव्रता पास के केंद्र पर अधिकतम होती है। पास के केंद्र पर चुंबक क्षेत्र रेखाएं सबसे अधिक केंद्रित होती है जिससे कि उच्चतम क्षेत्र तीव्रता प्राप्त होती है। जैसे ही आप पास के परिधि की ओर बढ़ते हैं चुंबक क्षेत्र की तीव्रता घटते चलता है। जान लीजिए कि यह जो है अवधारणा बायो सावर्ट नियम पर आधारित होता है जो कि स्थिर धारा द्वारा उत्पन्न चुंबक क्षेत्र का वर्णन करता है इस नियम में। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि किसी जीव की एक खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है तब कोशिका द्रव में विकसित हो जाता है तो अमीबा हो गया। देखिए अमीबा एक एकल कोशिका जीव है जो पाचन के लिए भोजन रिक्तिका का उपयोग करता है। अमीबा में भोजन रिक्तिका भक्षकाणु क्रिया के द्वारा भोजन कणों को घेर लेता है। भोजन रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ पाचक एंजाइमों के द्वारा सरल पदार्थों में टूट जाता है। सरल पदार्थ तब कोशिका द्वारा उपयोग किए जाने के लिए कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि अमीबा अपने पर्यावरण से कुशलतापूर्वक पोषक तत्व प्राप्त कर सके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि किस जीव में कोशिका विभाजन या विखंडन से नए जीवों का निर्माण कैसे होता है? तो एक कोशिका जीव में होता है, ठीक है। देखिए एक कोशिका जीव एकल कोशिका वाले जीव होते हैं जो एक कोशिका के भीतर सभी आवश्यक कार्य करते हैं। एक कोशिका जीवों में जैसे कि जीवाणु और प्रोटोजोआ कोशिका विभाजन सामान्यतः अलैंगिक होता है और द्विखंडन या मुकुलन जैसी प्रक्रिया के माध्यम से होता है। द्विखंडन के दौरान कोशिका अपनी आनुवांशिक सामग्री की प्रतिकृति बनाती है और 2 समान आकार की संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है। इस प्रकार का प्रजनन कुशल और तेज होता है। अनुकूल परिस्थितियों में त्वरित जनसंख्या वृद्धि की अनुमति होती है। एक कोशिका जीवों को प्रजनन करने के लिए साथी की आवश्यकता नहीं होती है जो प्रक्रिया को सरल बनाता है और नए व्यक्तियों की वृद्धि सुनिश्चित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है कि निम्न में से कौन सा यौगिक प्रति अम्ल में एक घटक के रूप में प्रयोग करा जाता है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये हो जाएगा। देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे बैंकिंग
सोडा के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर प्रति अम्ल के एक घटक के रूप में प्रयोग करा जाता है। यह अमाशय के अम्ल को बेअसर कर देता है, जिसे जो है अपचन की क्रिया में राहत मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट युक्त अप्रतिअम्ल अम्ल प्रतिवाह और पेप्टिक व्रण के उपचार में प्रभावी होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और लवण का उत्पादन करता है, जिससे अम्लता कम होती है। इसे प्रति अम्ल निर्माण में प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि यह पर अति अम्लता के लक्षणों से राहत देने के लिए जल्दी कार्य करता है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए इस शिफ्ट का। निम्न में से कौन सी विशिष्ट कोशिका विद्युत आवेगों के माध्यम से शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में सूचना का संचालन करती है? तो न्यूरॉन हो जाएगा। देखिए, न्यूरॉन मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र की मौलिक इकाइयां हैं जो बाहरी दुनिया से संवेदी इनपुट प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है। वे पूरे शरीर में विद्युत आवेगों, जिन्हें क्रिया क्षमता के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से जानकारी का संचालन करती है। न्यूरॉन एक दूसरे से जुड़कर ऐसे नेटवर्क बनाते हैं जो विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे कि मोटर, समन्वय, संवेदी, धारणा और संज्ञात्मक प्रक्रियाएं। प्रत्येक न्यूरॉन में एक कोशिका काय, डेंड्रॉइड और एक एक्सॉन होता है जो विद्युत संकेतों के संचरण में मदद करता है। साइनेप्स दो न्यूरॉन के बीच का जंक्शन होता है, जहां तंत्रिक पेशी के माध्यम से एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जानकारी जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, अगले पार्ट के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।